नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी। आज यही सच है कहानी के साथ में, और इस कहानी को प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यही सच है, ये कहानी है मनु भंडारी की। वैसे इसमें एक पात्र भी है, ईरा। तो ईरा की लड़की है, उसका नाम भी है, ये मन्नू है और वो है मुन्नू। तो ये इससे भी रिलेटिव ही है, लगभग उसके जैसा ही है। तो थोड़ा सा याद करने में या याद रखने में आसान हो जाएगा। तो वो एक पात्र है ईरा, जो इसमें जो मेन पात्र है, मुख्य पात्र है दीपा, उसकी सहेली है जो कलकत्ता में रहती है। तो उसकी पुत्री का नाम क्या है? मुन्नू है। और ये है मनु भंडारी। अब इसका पहला प्रश्न है, इस कहानी की शुरुआत व अंत किस शहर से होती है? तो इसमें ऑप्शन है अ कलकत्ता से, ब पटना से, स कानपुर से और द कटक से। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन है, तो चार में एक उत्तर तो होना ही स्वाभाविक है, लेकिन तीन अन्य हैं, उनका भी इसी पार्ट से कुछ न कुछ रिलेशन है। बिना रिलेशन के उनको भी नहीं दिया है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन है कि कलकत्ता से। तो मित्रों, जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो दीपा और दो अन्य हैं, जिसमें एक निशित है और एक संजय है। तो इस कहानी की ये जो कलकत्ता है, तो कलकत्ता वो देखिए, वैसे मैंने यहाँ भी उसको लगा रखा है, इनके ऑप्शन के उत्तर भी दे रखे हैं, जो अन्य ऑप्शन है, जो उत्तर के अलावा वाले भी। तो इसमें है कि कलकत्ता में जॉब के लिए दीपा का इंटरव्यू है। तो कलकत्ता का इससे क्या रिलेशन है कि यानी कलकत्ता में वो जॉब के लिए जाती है, प्लस कलकत्ता में दीपा की एक सहेली है जिसका नाम ईरा है, वो वहाँ रहती है, और उसका जो पूर्व प्रेमी है दीपा का, जिसका नाम है निशित, वो भी वहाँ पर रहता है। फिर दूसरा है इसमें पटना। तो पटना में दीपा का बचपन बीता है और वर्तमान में उसके भैया भाभी है, वो वहाँ पर रहते हैं। और दीपा और निशित में जो प्रेम हुआ था वो वही पटना में ही हुआ था। ठीक है। और दीपा ने पटना और कानपुर के अलावा कोई भी शहर वर्तमान में नहीं देखा है। तो ये दो शहर थे जो कलकत्ता से पहले, अगर दीपा ने कोई शहर देखे थे तो पटना, और उसके बाद में देखा कानपुर। कानपुर में वर्तमान में वो क्या कर रही है? थीसिस कर रही है। और संजय भी उसको यहीं कानपुर में मिलता है। और इस कहानी की शुरुआत व अंत किस शहर से होती है? तो इसका उत्तर होगा कानपुर से। अब कानपुर से कैसे होगा? क्योंकि हमने जब ये इस कहानी को पढ़ा है तो इस कहानी की शुरुआत में तीन परिच्छेद, कानपुर, कानपुर और कानपुर, यानी कि शुरुआत किससे हुई? कानपुर से। उसके बाद में तीन ही परिच्छेद वापस कलकत्ता के आएंगे, कलकत्ता, कलकत्ता और कलकत्ता। अब देखिए गिनती में भी तीन के बाद में क्या आता है? दो। वैसे तीन से पहले दो आता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि तीन के बाद में चार आना चाहिए, लेकिन यहाँ तीन के बाद में क्या आ रहा है? दो। यानी कि पहले तो तीन बार कानपुर आया, तीन बार आया कलकत्ता, और उसके बाद में दो बार वापस आ रहा है कानपुर। और इस प्रकार से ये तीन, तीन और दो, तीन और तीन, छह और दो, यानी कि पूरे 8 परिच्छेद, या परिच्छेद कहें, या फिर तीन बार कलकत्ता, तीन बार कानपुर, तीन बार कलकत्ता, और उसके बाद में दो बार कानपुर, और उसके बाद में ये पूरा ये कहानी पूरी हो जाती है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन है, द में है कटक से। तो कटक, ये संजय नाम का जो एक पात्र है वो कटक, वो एक बार गया था ऑफिस कार्य के लिए, और वहां पर गया था वो 5-6 दिन के लिए। इस प्रकार से मित्रों, एक ऑप्शन जो सही है और तीन अन्य हैं, उनके भी इस कहानी से क्या संबंध है वो भी मैं साथ में बता रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न है, वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। ये कथन किसका है? अब देखिए, ये कहानी की शुरुआत का जो परिच्छेद कानपुर का है उसमें यह है, और इसमें वो दीपा कह रही है, जब संजय ने दीपा को आने का समय दिया, लेकिन उसकी हमेशा की आदत है कि वो अगर अब कह रहा है तो उससे वो लगभग घंटे 2 घंटे बाद में ही आएगा, यानी कि समय पे आने वाला वो नहीं है, समय का पाबंद संजय नहीं है। और इसीलिए उससे वो खींच कर ये कहती है कि वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है, और थीसिस पूरी करने के लिए मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। इस से संबंधित वो संजय के बारे में कहती है, और कहने वाली पात्र कौन है? वो है दीपा।
अब देखिए इसमें एक और पात्र है निशित का। अब देखिए इस कहानी से, इस कहानी में संजय का निशित का इस कहानी से क्या रिलेशन है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मित्रों, अब निशित है तो निशित वैसे दीपा का पूर्व प्रेमी है, और यह जब दीपा 18 वर्ष की उम्र की थी, जब दीपा और निशित में ये प्यार या फिर प्रेम हुआ था। और अब 3 वर्ष से वापस एक दूसरे से वो दूर है। अब वो चली आई है कहाँ, वो पटना छोड़कर आ गई है कानपुर, और निशित कहाँ चला गया है, कलकत्ता। अब इनके बीच एक इस कहानी का मुख्य बात यह है कि इस कहानी पूरी में दीपा कह रही है कि निशित ने मेरे साथ में गलत किया, उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे दुनिया के सामने अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ में वास्तव में क्या हुआ वो कहीं नहीं बता रही है। बस वो इतनी उसकी पीड़ा ही निकलती है, उससे आगे उस हकीकत में क्या हुआ उसका वो वर्णन नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है। अब इसके बाद में, हाँ तो ये है। और अब यहाँ ये, अब वो 3 वर्ष से आपस में दूरियां हैं, और कलकत्ता में इंटरव्यू में जो निश्चित ही उसकी सबसे ज्यादा उसकी हेल्प करता है, और उसकी ही स्पर्श से ही दीपा उस इंटरव्यू में पास होती है। अब पेज नंबर 2 है। अब इसमें देखो एक और ऑप्शन है, इस 2 नंबर उत्तर में एक ऑप्शन है ईरा का। तो ईरा है ये दीपा की मित्र है, और जो वर्तमान में कहाँ रह रही है, कलकत्ता में रह रही है। और इंटरव्यू की और सिलेक्शन, इंटरव्यू एक तो सर्वप्रथम के इंटरव्यू कब होगा इसकी जानकारी कौन देती है, दीपा, ईरा देती है। दूसरा, सिलेक्शन होने के बाद में, सिलेक्शन होने की सूचना भी कौन देती है, दीपा ही देती है। लेकिन ये सर्वप्रथम ये किसको जानकारी होती है, निशित को होती है। और निशित कहता है कि ईरा को कहता है कि तुम दीपा को कह दो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर वो तार के माध्यम से ये जानकारी वो दीपा को देती है। अब इसमें एक और पात्र है संजय। तो ये पात्र है कहाँ है, कानपुर में है, और कानपुर में ये ऑफिस में काम करता है, और ये दीपा से 2.5 वर्ष से संपर्क में है, और ये वर्तमान में दीपा का क्या है, प्रेमी है। यानी कि जब दीपा और निशित का संबंध विच्छेद हुआ है, उसके बाद में अब दीपा और निशित का संबंध विच्छेद होने में उनका समय कितना हो गया, 3 वर्ष। लेकिन उसके बाद में दीपा आ गई कानपुर, और कानपुर में लगभग 6 महीने इधर उधर के बाद में ये संजय इसके संपर्क में आता है। यानी कि 2.5 वर्ष से वो दीपा और संजय एक दूसरे को जानते हैं, और वर्तमान में वो उसका प्रेमी है। अब प्रश्न नंबर 3, और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं, उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। ये कथन किस पात्र का है। अब देखिए, जब संजय ने कहा कि मैं 2 घंटे में या फिर इतने बजे आ रहा हूं, उसके बाद में वो नहीं आता है, तो दीपा में एक तड़प है कि जब जिसने कह दिया कि मैं इतने बजे मिलने आ रहा हूं, तो वो उससे पहले ही इतनी उतावली हो जाती थी कि फिर वो जब तक नहीं आता है तब तक उसको कोई काम सूझता ही नहीं है। तो ये कथन किसका है, तो दीपा का है। अब इसके बाद में एक संजय है, मिसेज मेहता है, और मेहता साहब है। तो इसमें दीपा कौन है, दीपा तो संजय के लेट आने पर। अब ये कथन इसने क्यों कहा है, ये कथन किस पात्र का है, तो दीपा का है। और दीपा ये कथन क्यों कहती है, क्योंकि संजय हमेशा लेट आता है, और घंटा कितने लेट आता है, हमेशा वो 2 घंटे लेट आता है। और संजय ये हमेशा बताए समय से 2 घंटे हमेशा देरी से ही आता है। अब देखिए इसमें मिसेज मेहता ये एक पात्र है। तो मिसेज मेहता है जो इनके पड़ोसी है, और ये पात्र है जो दीपा की पड़ोसी है, पर ये स्वभाव से क्या है, अकड़ू है, मतलब थोड़ी सी दम्भी किस्म की है, और दीपा से महीनों तक ये बात नहीं करती है, मतलब ये यूं ही मुंह फुलाकर इधर उधर से निकल जाती है। और एक इसी मिसेज मेहता के पति हैं जिनका नाम है मेहता साहब, और ये दीपा से 8-10 दिन में एक बार हाय हेलो कर देते हैं, मतलब हालचाल पूछ लेते हैं। और इनकी 5 साल की बेटी है जो दीपा से कहानी सुनने आती है। तो वो ये जो है, अब इन 3 मुख्य पात्रों के अलावा अगर इसमें और पात्र है तो मिसेज मेहता है, मेहता साहब है, और ये इनकी 5 साल की
लड़की। ये कितने साल की लड़की है? ये 5 साल की लड़की। किनकी है? मिसेज मेहता और मेहता साहब की। और इसमें एक और पात्र आएगा, टैक्सी वाला भी, ठीक है ना। तो वो सिर्फ नाम मात्र का है। जब दीपा हाँ कलकत्ता पहुंचती है तो वहां पर, और एक बार जब निशित और दीपा दोनों कहीं घूमने जाते हैं तो उस समय भी वो टैक्सी वाला, तो वो सिर्फ नाम मात्र का है। तो ये भी उसमें गौण पात्रों में वो आएंगे। फिर है प्रश्न संख्या 4। मेहता साहब की छोटी बच्ची दीपा के पास कहानी सुनने आती है, उसकी उम्र क्या है? तो अब देखिए इसमें अ 2.5 वर्ष, ब 3 वर्ष, स 18 वर्ष और द है 5 वर्ष। अब देखिए इन इसमें जितने भी 4 ऑप्शन है तो इनका भी इस कहानी से कुछ न कुछ रिलेशन है। जैसे कि 2.5 वर्ष, तो दीपा और संजय की मित्रता को कितना समय हुआ है? 2.5 वर्ष से। यानी कि दीपा संजय को कितने समय से जान रही है? 2.5 वर्ष से जान रही है। 3 वर्ष, दीपा और निशित से कलकत्ता में 3 वर्ष बाद में मिलता है और उनको संबंध विच्छेद हुए भी कितना समय हुआ है? 3 वर्ष हुआ है। फिर ये 18 वर्ष, ये है जो इसमें दीपा नाम के जो पात्र है वो कहती है कि मैंने जो 18 वर्ष की उम्र में जो प्यार किया वो मेरा क्षणिक प्यार था और वो एक प्रकार से छलावा था, ये ऐसा कहती है। तो उसमें वो कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में जो प्यार होता है वो सच्चा प्यार नहीं होता है, वो भावनात्मक ज्यादा होता है, ये इसमें वो कह रही है। और अब इसमें यह आया कि मेहता साहब की छोटी बच्ची दीपा के पास जो कहानी सुनने आती थी उसकी उम्र कितनी है? तो ये 5 वर्ष है। ये पहले यहाँ भी आ चुका है। तो ये प्रश्न संख्या 4 हो गया। उसके बाद में प्रश्न 5 है, निम्न विशेषताएं किस पात्र की हैं? इसमें एक नंबर में है कि समय से घंटे 2 घंटे देरी से आने वाला। ऐसा कौन सा पात्र है इनमें जो समय से घंटे 2 घंटे देर से आता है? 2 नंबर है, देर से आने के बाद में फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से दीपा के दोनों कंधों को दबाता है वो, ठीक है। तीसरा है उसमें कुर्सी के हाथे पर बैठकर दीपा के गाल वो सहलाता है। और 4 नंबर पर फूलदान से पुराने फूल हटा और नए फूल लगाता है। तो ये इसमें कुछ विशेषताएं हैं, तो वो किस पात्र की हैं? तो इसमें ऑप्शन है निशित की, दीपा की, संजय की या फिर ईरा की। वैसे ये सभी विशेषताएं किसकी है? संजय की है। अब देखिए यहाँ संजय के साथ में हम निशित, दीपा और ईरा इनके बारे में भी थोड़ी, अगर इनके स्वभाव के बारे में हमने जो पाठ पढ़ा है तो उससे हमें जानकारी मिली है तो वो भी हम साथ में कर लेते हैं। जैसे निशित है तो ये अंतर्मुखी व्यक्ति है, मतलब बहुत ही कम बोलता है, मतलब इसको जब जरूरत होती है तो शायद उस समय भी ये नहीं बोलता है। और उस पात्र की कहानी में एंट्री कलकत्ता वाले परिच्छेद में होती है। और वैसे इसका अब देखिए, वैसे ये अंतर्मुखी व्यक्ति है और इस पात्र की एंट्री कहाँ हो रही है? जब कलकत्ता वाला परिच्छेद आता है ना, उस समय इसकी एंट्री होती है। इसके लंबे बाल, कुर्ता पाजामा, मतलब एक कवि के जैसा ये, और पतला सा, और ऐसा इसका व्यक्तित्व बताया है। और समय से पहले आने वाला, ठीक है, और मितभाषी यानी बहुत ही कम बोलने वाला। अब देखिए यहाँ पर जब निशित ईरा के साथ में, ईरा और दीपा दोनों बैठी हुई चाय वगैरह पी रही थी, उस समय ये कॉफी हाउस में मिलता है निशित। तो वो दूसरे दिन कहता है कि मैं 9 बजे आऊंगा, तो वो उससे 15 मिनट पहले आ जाता है। तो ये समय से पहले आने वाला है, अंतर्मुखी व्यक्ति है और मितभाषी है। और इस कहानी में अगर इसकी एंट्री हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? कलकत्ता वाला जो परिच्छेद है, यानी कि 3 पहले के परिच्छेद किसके? कानपुर के। उसके बाद में जो कलकत्ता का चौथा परिच्छेद सीधा आता है वो कौन सा है? कलकत्ता का। उस पहले ही पात्र में परिच्छेद में इसकी एंट्री हो जाती है, 4 नंबर परिच्छेद में। अब देखिए दीपा, ये पात्र है जो संजय और निशित के बीच उलझा हुआ पात्र है। पहले वो प्रेम किससे करती थी? निशित से। और उसके बाद में अब इसमें ये कारण नहीं पता चल रहा है, वैसे वो उसको उल्हाने देती है और उसको भला बुरा भी कहती है, तो इससे ये लग रहा है कि उनके बीच में कुछ न कुछ हुआ होगा। लेकिन वास्तविक रूप से उनके बीच में क्या हुआ ये इस कहानी में कहीं पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया निशित। और दूसरा है संजय जो वर्तमान में उसका प्रेमी है, और वो थोड़ा सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। यानी कि निशित और संजय को अगर देखा जाए तो इनकी दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। अगर निशित अगर अंतर्मुखी है तो संजय है वो बहिर्मुखी व्यक्ति है, और वो उसे गले मिलता रहता है, और मतलब उसकी भावना है वो अंदर छिपती नहीं है, वो सीधे
मतलब जो अंदर है वो बाहर व्यक्त करता है। लेकिन इस मामले में निश्चित है वो अपनी भावनाएं नाम मात्र की कभी न कभी व्यक्त करता है। जैसे कि अब इस कहानी के अंत में जब कलकत्ते से वापस कानपुर जब दीपा आती है, उसके बाद उससे पहले भी वो एक बार रात के समय घूमने जाते हैं, और एक बार जब उसका इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद में जो पार्टी दी जाती है तो उसमें भी ईरा नहीं शामिल होती है और ये दोनों पात्र ही शामिल होते हैं। लेकिन वहां पर भी वो सिर्फ नाम मात्र की बात करता है और उसके हृदय में एक कसक होती है, वो एक दर्द था, वो दर्द उसने नहीं व्यक्त किया तो नहीं व्यक्त किया। तो इस प्रकार से ये दोनों हैं, इन दोनों पात्रों के बीच में वो उलझी हुई है। अब दीपा न तो संजय को स्पष्ट, जब संजय के साथ में होती है तो वो कहती है कि मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसके साथ में शादी करूंगी, मतलब उसके साथ में ये योजनाएं, जीवन की योजनाएं, जिंदगी की योजनाएं बनाती है। और जब वो निश्चित के साथ में होती है तो वो थोड़ा देर उसको जो पुराना सा उसका जो दर्द है वो उसको मतलब उसमें वो उसको झुंझलाहट होती है कि मैं आज कह दूंगी, कल कह दूंगी और उसको स्पष्ट रूप से कह दूंगी मैं संजय से प्रेम करती हूँ और मेरी जिंदगी में आपका कोई रोल नहीं है। तो ये इतना वो कहना चाहती है, लेकिन वो उसका कहना वो कहना ही रह जाता है और अंत में वो उसको दिल से चाहने भी लग जाती है। और उस बाद में वो एक पत्र भी लिखती है उसको जब वो वापस कानपुर आ जाती है, और उसमें वो कहती है कि जब निश्चित सामने नहीं था तो उसने जो भी उसको कहना था वो उसने उस पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो इस प्रकार से देखा जाए ये सच है। तो मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक पात्र है दीपा, जो स्त्री पात्र है, और उसमें वो कहती है कि जब संजय के साथ में होती है तो सोचती है कि यही सच है, यहाँ जो मतलब जो है यही है, और जब वो निश्चित के साथ में होता है कि नहीं नहीं संजय नहीं ये सच है, तो यही ये कहानी यही सच है। और तो पुराने अपमान तिरस्कार को भूल उसे चाहने लगती है, पर वो सामने वो कुछ नहीं कह पाती है तथा कानपुर पहुंचकर निश्चित के पत्र के माध्यम से वो उसको लिखती है, पर अंत में संजय के साथ में रहने का वो फैसला कर लेती है। अब देखिए इसमें एक और पात्र है ईरा, ये एक दीपा की सहेली जो कलकत्ते में रहती है, और दीपा कलकत्ता में सर्वप्रथम इसी पात्र से मिलती है। यानी कि दीपा को जब एंट्री कलकत्ता में होती है तो उसको लेने कौन आती है, ये ईरा ही आती है। और ईरा के पति, और अब ईरा के परिवार में और कौन है, ईरा है, ईरा के पति हैं और एक मुन्नू है। देखिए इस कहानी की जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी है, और ईरा की जो पुत्री है उसका नाम है मुन्नू, बस मन्नू को इसने मुन्नू कर दिया है। तो ये इस कहानी का एक पात्र है। अब ईरा ही दीपा को इंटरव्यू की और बाद में सिलेक्शन की भी जानकारी उतार के माध्यम से देती है। तो वो भी कौन, ये जितना भी काम वो कौन करती है, वो ईरा करती है। अब प्रश्न संख्या है 6, दीपा को कौन से फूल पसंद है। अब देखिए इसमें रजनीगंधा के, कमल के, बासंती के या किसी के नहीं। अब देखिए ये इसमें वैसे दीपा को फूल कौन से पसंद थे, रजनीगंधा के। अब देखिए ये जो यही सच है कहानी है, इस पर बाद में बासु चटर्जी के निर्देशन में 13 सितंबर 1974 को रजनीगंधा नाम से एक फिल्म बनी थी, और जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अमोल पालेकर थे, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर वगैरह आदि मुख्य भूमिकाओं में थी। और इसमें ये थोड़े से उसमें पात्रों के नाम चेंज है, और उसमें वैसे ये यहाँ पर थीसिस कर रही है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा कहानी को थोड़ा सा बाजारू बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसमें स्कूल का एंड कॉलेज का और वो बताया है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये जो रजनीगंधा फिल्म बनी वो मनु भंडारी की ही कहानी पर बनी है, और ये कहानी फिल्म बनी थी 13 सितंबर 1974 को। इस फिल्म का नाम था रजनीगंधा, और इसके निर्देशक बासु चटर्जी, और मुख्य भूमिकाओं में थे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, यानी कि दीपा की भूमिका कौन निभा रही थी, विद्या सिन्हा, और दो प्रेमियों में थे, एक था अमोल पालेकर, दूसरे थे दिनेश ठाकुर। अब देखिए अब इसमें रजनीगंधा, तो अब इस कहानी में रजनीगंधा फूल का क्या महत्व है, या फिर रजनीगंधा से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये एक फूल है जो संजय दीपा के लिए हर चौथे दिन लेकर आता है। इस कहानी में अपन को ये जानकारी मिलती है कि रजनीगंधा फूल है, जब एक बार दोनों बैठे थे संजय और दीपा, तो बात बात में उसने कहा कि मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, और उसके बाद में संजय हर चौथे दिन
वो फूल लेकर आता है और उसको कमरे में सजाता है। और दीपा की भी एक आदत बन जाती है कि वो जब तक कमरे में रजनीगंधा के फूल नहीं है तब तक वो उसका न तो पढ़ाई में मन लगता है और उसको थोड़ी सी यूं अलग सी छटपटाहट होती है। तो ये रजनीगंधा, अब इस कहानी, अब देखिए, लेकिन इस कहानी के शुरू, वैसे देखो ये जो पात्र है संजय, वो इस कहानी का जो प्रथम परिच्छेद का है या फिर कानपुर का जो पहला परिच्छेद है उसमें एंटर होता है। और उसके बाद में वैसे ये कहानी एक जो दीपा या फिर मनु भंडारी का हो जिसने लिखी है, तो ये एक डायरी के रूप में लिखी गई कहानी है। तो इसमें वो कहानी डायरी के माध्यम से वो उसमें सभी घटना उसके साथ में होती है वो लिखती जाती है। तो इसमें कानपुर वाला जो पहला परिच्छेद है उसमें संजय का आता है और संजय उसमें फूल लेके आता है। और अंत में जो लास्ट वाला परिच्छेद है वो वापस कानपुर का है और उसमें ही, यानी कि इस कहानी, पूरी कहानी में अगर वैसे तो कहा तो ये गया है कि भी वो हर चौथे दिन संजय दीपा के लिए रजनीगंधा के फूल लेके आता है, लेकिन वास्तव में इस पूरी कहानी में पहले ही परिच्छेद यानी कानपुर वाले और अंतिम परिच्छेद जो कहानी कानपुर का, दोनों में ही वो उसके लिए फूल लेकर आता है। अब आगे एक प्रश्न है 7 नंबर, कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। और ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएगी। यहाँ रेखांकित पंक्ति से क्या आशय है? देखिए यहाँ पर ये जो, वैसे ये कथन किसका लग रहा है? कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। और ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएंगी। तो यहाँ ये रेखांकित पंक्ति है ना, जो कि पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर संजय और दीपा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा यूं लगता है कि ये किसके बारे में कहा गया है, निशित कह रहा है या फिर संजय कह रहा है। तो ये जब दोनों शाम को घूमने निकलते हैं और एक टेकरी पर बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं, तो बात बात में दीपा संजय से कहती है कि मेरा कलकत्ता में इंटरव्यू है, और तो वहां पर, तो फिर उस समय संजय कहता है कि अगर तुम्हारा वहां पर जॉब लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। लेकिन हकीकत में दीपा है वो कलकत्ता जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहां पर निशित है जो उसका पूर्व प्रेमी है। और वो ऐसे करके वो उसको चिढ़ाता भी है निशित का नाम लेकर। वो कहता है कि भी तुम्हारी तो वहां पर सहायता के लिए ईरा भी है, और तो एक वो कह रही ईरा के अलावा और तो मेरे को कोई नहीं जान पहचाना। तब वो कहता है कि निशित तो भी है। तो वो वैसे निशित को लेकर वो हमेशा संशय में रहता है। उसके मन में यह है कि शायद ईरा अब भी उससे दीपा अब भी उससे निशित से प्रेम करती है। तो इसमें वो बार बार उसको निशित को लाता है, लेकिन तब वो दीपा वो झुंझला जाती है। तो अब यहाँ पर यह है कि मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएगी। तब वो कह रही है कि वो कह रहा है कि मैं, वैसे वो संजय भी ऑफिस से वो परेशान है और वो चाहता है कि कलकत्ता के जो हेड ऑफिस है वहां पर वो अपना तबादला करवा दे। लेकिन उसमें झिझक ये है कि जब मैं कलकत्ता चला जाऊंगा तो पीछे कानपुर में दीपा अकेली हो जाएगी, और इसी वजह से वो वहां पर अपना तबादला नहीं करवाना चाहता। और यदि जब वो इंटरव्यू की बात कलकत्ता में सुनता है कि भी वो जॉब आप तुम्हें मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं भी वहां तबादला करवा दूंगा। तो ये इस कहानी का ये कहानी का पात्र कहता है। तो इसमें यही है कि दीपा के कानपुर रहने पर संजय कलकत्ता में अकेला हो जाएगा, क्योंकि कि दीपा तो कहाँ रह रही थी, कानपुर में, और संजय जब अगर ट्रांसफर करवा देगा कलकत्ता में तो फिर दीपा तो पीछे रह जाएगी। तो ऐसे में वो कहता है कि यदि तुम्हारा वहां पर इंटरव्यू में हो जाए तो फिर मैं भी वहां चला आऊं। तो ये इसमें है। संजय अपना तबादला कहाँ करवाना चाहता है, कानपुर में, कलकत्ता में, पटना या फिर कटक। तो इसमें इस कहानी में है कि कलकत्ता वो अपना तबादला करवाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो परेशान है स्टाफ से, और इस वजह से वो चाहता है कि मैं हेड ऑफिस जो कलकत्ता है वहां पर अपना तबादला करवा दूं। अब इसमें क्या है, ये कानपुर, कलकत्ता, पटना, तो यहाँ दीपा का पियर है, यानी कि जो पटना है, तो पटना में ये दीपा का पियर है और दीपा के पिताजी अब नहीं है, और वहां पर भैया और भाभी हैं जो वहां पर
रहते हैं, और जो वो भी लेकिन उनके बीच में खाली औपचारिक ही संबंध रहे हैं। कभी कभी दीपा उनको पत्र वगैरह लिख देती है, लेकिन ज़्यादा उनसे बात नहीं होती। और कटक, तो यह संजय ऑफिस काम से वहाँ पर 5-6 दिन के लिए गया था। अब ये 9 नंबर प्रश्न है, तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती रहती हो, और इंटरव्यू के नाम से डरती हो, क्यों? ये कथन किस पात्र के लिए कहा गया है? अब देखिए, यहाँ तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती रहती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। अब देखो, जब संजय से दीपा बात कर रही थी, उसने कहा कि मेरा कलकत्ता में इंटरव्यू है और मुझे वहां इंटरव्यू से डर लग रहा है। तब तब संजय कहता है कि तुम कितनी मूर्ख हो, तुम घर से यहाँ दूर रह रही हो, यहाँ अकेली रहकर यहाँ अपनी थीसिस अपना रिसर्च कर रही हो, और फिर भी तुम कहती हो कि मैं डर रही हूँ। तो इसलिए ये कथन किसके लिए आया है? दीपा के लिए आया है। और इस प्रकार से मित्रों, ये मैंने 9-10 प्रश्न बनाए थे, और इस 10 प्रश्न में 9 प्रश्नों में लगभग 9 और 9 चौक 32, यानी कि लगभग 32 प्रश्न उत्तर बना दिए। और इसमें शायद इस पाठ से लगभग जितने भी ये जो मेन पात्र थे, और इन पात्रों का इस पूरी कहानी में क्या क्या कुछ कुछ उनके साथ में हुआ है, लगभग वो मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे ये इसका पहला पार्ट है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसमें अगर और भी सुधार की गुंजाइश हो तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखना।